देखो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? अगर एक पॉजिटिव और एक इक्वल नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस सेपरेटेड होते हैं, इसे कहते हैं डाइपोल। सुन लो बच्चों, इधर देखते जाओ जल्दी जल्दी से, साथ साथ में रिवीजन भी होता जाएगा और साथ साथ में पढ़ते भी जाओगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जब इक्वल और अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस सेपरेटेड होते हैं उसे कहते हैं डाइपोल। आमतौर पे इसका सेपरेशन हम 2a ले लेते हैं। एक टर्म यूज करते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन। तो हमने ये दो चीजें पढ़ी थी बच्चों, डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मूवमेंट क्या होती है। ये हमने किस चैप्टर में पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि अगर कोई डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को घुमाने का काम करती है और डाइपोल पे एक टॉर्क लगाती है, और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? एक टॉर्क की वैल्यू होती है पी ई साइन थीटा। तो यहां तक हमने पढ़ा था। टॉर्क का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि डाइपोल घूमे। देखो बच्चों, जैसे कि ये डाइपोल है, इस पे अभी टॉर्क लग रहा है पी ई साइन थीटा। यहाँ पी क्या है? डाइपोल मूवमेंट। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और थीटा क्या है? डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो ये सारी चीजें हमने कब पढ़ी थी? ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर में। अब कहानी ये होती है कि कई बच्चे पूछते हैं सर कैसे घुमा रहा है? टॉर्क मतलब रोटेट कराना। तो कैसे रोटेट हो रहा है थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। तो मैं आपको धीरे धीरे सब एकदम से बताता हूं कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप है। ये एक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने कहा था कि मान लो एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, F = QE। हमने आपको बताया था कि अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऐसे, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। मतलब इन पे अगर इस टाइम देखा जाए तो इन दोनों चार्जेस पे कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा है, कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा है। और अगर किसी बच्चे को समझ में दिक्कत होती है तो मैं उनसे कई बार कहता हूं कि बच्चे यहाँ शीट एज्यूम कर लो, पॉजिटिव शीट एज्यूम कर लो और कंसीडर कर लेना। बाकी अगर किसी को डाउट हो तो मैं भी बता दूंगा बच्चों 2-3 मिनट के पॉज के बाद, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, जब इस पे फोर्स लगेगा तो इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और ये डाइपोल टर्न होगा। और टर्न तो होगा, क्या ये हमेशा घूमता ही रहेगा? क्या ऐसे रोटेट करता रहेगा? क्या कभी रुकेगा नहीं? देखो बच्चे, बिल्कुल रुकेगा। एक्चुअली क्या होगा कि एक कंडीशन होगी या एक पोजीशन होगी जिसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? फिजिक्स की हम बात करें तो हमने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था, और अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं बच्चों। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होती है जब किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 हो या नेट टॉर्क 0 हो, मतलब फोर्सेस और टॉर्क 0 हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। हाल फिलहाल अगर हम देखें तो क्या कभी ऐसा हो सकता है इस पे टॉर्क 0? देखो बच्चों, टॉर्क की अगर हम बारे में बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला है पी साइन थीटा। तो बेसिकली जो टॉर्क है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। और क्या कभी साइन थीटा 0 हो सकता है? और साइन थीटा 0 हो सकता है तो कब 0 हो सकता है? किस एंगल पे 0 हो सकता है? तो जैसे कि आपको मालूम है बच्चों, साइन थीटा 0 बिल्कुल हो सकता है। कब 0 हो सकता है? जब थीटा क्या हो? 0 हो। तो आप कहोगे सर जब थीटा 0 हो तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एंगल 0 होने का मतलब क्या है? अगर ये डाइपोल कुछ घूम के ऐसा, अभी तो स्लाइटली ऐसा है, अगर ये ऐसा ओरिएंट हो जाए, ऐसा ओरिएंटेड हो जाए, बताते हैं बच्चे को, रुक जाओ, सब बताते हैं। इस टाइम उस पर टॉर्क नहीं लग रहा होगा। इसके दो सवाल हैं कि सर ये कैसे एंगल 0 है, पहली बात। दूसरी बात ये कि टॉर्क क्यों नहीं लग रहा होगा, फिजिकली समझाओ। तो एंगल 0 ऐसा है कि देखो बच्चों, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, इधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, एक चीज जरूर बताते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है और डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मूवमेंट कहां से कहां होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पी की डायरेक्शन किधर हुई? राइटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर हुई? राइटवर्ड। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल क्या हुआ? 0 डिग्री हुआ। तो साइन 0 हो गया और टॉर्क 0 हो गया। तो यहां तो हमने मैथमेटिकली समझाया। अब बच्चे कई बार कहते हैं सर फिजिकली समझाओ। फिजिकली ऐसे समझाते हैं कि इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है। क्या ये घूमेगा या ये खींचेगा? क्या ये रोटेट करेगा या खींचेगा? खींचेगा, रोटेट नहीं करेगा। तो इस वजह से कि
जैसे कि हम लास्ट क्लास में आपको बता रहे थे बच्चों, डाइपोल के बारे में हमने आपको बताया था कि जब कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता है, जब कभी कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता है तो डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी ई साइन थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों दो केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर बॉडी पे टॉर्क जीरो हो। कब जब मान लो थीटा की वैल्यू क्या हो, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो एंड 180 डिग्री हो, ऐसे दो केसेस में साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, तो टॉर्क 0 होगा। टॉर्क 0 होगा इसका क्या मतलब होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी, मतलब कि बॉडी रोटेट नहीं करेगी। तो अगर एंगल 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो, किस किस के बीच का एंगल, P एंड E वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 और 180 डिग्री हो, तो ऐसे केस में जो डाइपोल होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। वो किस में होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कंडीशंस हमारी कैसे कैसे होंगी, एक बार फिगर के हिसाब से देखें तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आइदर डाइपोल इस तरीके से प्लेस्ड हो और डाइपोल इस तरीके से प्लेस्ड हो। इसमें कितना एंगल बनेगा, देखो जो डाइपोल मूवमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी इधर से इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो दोनों में कितना एंगल हुआ, 0 डिग्री, और इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट किधर हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हुई, राइट साइड। तो इसमें जो थीटा एंगल हुआ वो कितना हुआ, 180 डिग्री। तो इन दोनों केसेस में जब डाइपोल को हम प्लेस करते हैं तो डाइपोल पर नेट टॉर्क क्या होता है, नेट टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। और हम ऐसे कंडीशन में कहते हैं डाइपोल इक्विलिब्रियम में है। क्या कहते हैं, डाइपोल इक्विलिब्रियम में है। 11th क्लास में हम पढ़ते हैं बच्चों, जब कोई बॉडी पे नेट फोर्स और टॉर्क 0 हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है। बॉडी किस कंडीशन में कहलाती है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है जिसके अंदर बॉडी पे कोई टाइप का मोशन क्रिएट नहीं होता ड्यू टू सम फोर्स और टॉर्क। तो अगर मान लो डाइपोल ऐसा है तो उस पर वो रोटेट नहीं करेगा, बट अगर इसके अलावा किसी एंगल पे डाइपोल रखा है, जैसे ऐसा रखा हुआ है, तो रोटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रोटेट हो जाएगा। तो हम इसके बारे में अभी आपको और बताते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लो डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, तो आमतौर पे वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा होगा, फिलहाल अपने आप किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा होगा, उसको फील्ड किस डायरेक्शन में रोटेट करा रही होगी। देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा और नेगेटिव पे इधर लगेगा। बताओ क्यों बच्चे, पॉजिटिव पे इधर क्यों लगेगा, नेगेटिव पे इधर क्यों लगेगा, बताओ। देखो बच्चे, यहाँ तो आप एक अजम्पशन ले लो कि यहाँ पॉजिटिव शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो पॉजिटिव रिपेल करेंगे। यहाँ तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि F = QE एक फॉर्मूला होता है। देखो बच्चे, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी राइट साइड होगी। तो इसका मतलब ये डाइपोल अपने आप टर्न करके कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे टर्न करने की कोशिश करेगा। बट मान लो कि हम कोशिश करें कि इसको अपोजिट ले जाने की, घुमाने की कोशिश करें। देखो अच्छा, अभी हम डाइपोल की बात कर रहे हैं, हम बताएंगे, ठीक है, बताएंगे, वो भी बताएंगे। लिख लो आप, जो भी डाउट है लिख लो, हम डिस्कस करेंगे। लिख लो, हाँ, नहीं लिख लो। अच्छा, मेरे को भूल जाता हूँ, मेरे दिमाग से उतर जाता है। जैसे ही अभी डाउट का सेशन आए तो आप मुझसे जितना भी पूछ लेना, लिखते जाओ, साथ में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, डिस्कस कर लें तो अच्छी बात है बच्चे। अच्छे काफी क्वेश्चंस हैं, डिस्कशन जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे आगे क्या होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा बच्चे, रोटेट करेगा, बट मान लो कि मैं चाहूं एक्सटर्नली इसको अपोजिट रोटेट कराने की कोशिश करूं, ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करूं, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। फील्ड इसको ऐसे रोटेट करा रही है, यूं। देखो अच्छा, फील्ड इसको ऐसे रोटेट करा रही है, यूं। अच्छा, जब ये रोटेट करेगा, रोटेट करते करते यहां आके रुक जाएगा। कोई बच्चा बताएगा ऐसे क्यों रुक जाएगा वो, अगर मान लो यहां आके टॉर्क 0 हो जाएगी। चलो खैर, अभी हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं, मतलब इस कंडीशन में जो टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि अब केसेस कुछ और भी होते हैं। खैर अभी और डिस्कशन नहीं करते इसके बारे में। बट अगर मान लो कि अगर हमें इससे उल्टा घुमाना है, जैसे ये कंडीशन से ये कंडीशन पे लाना है, ऐसे ये θ1 एंगल है, यहां लाना है इसको, हम उल्टा ऐसे करना है,
तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसके लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। अभी बच्चे नहीं कर सकते ना, हम मान लो नहीं करना है, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, बस बस बस, डिस्कशन नहीं, डिस्कशन नहीं। देखो बच्चे, मान लो अगर हमें यहां से यहां तो अपने आप जा रहा है, हमको अपोजिट ले जाना है, अपोजिट मूव कराना है, तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन यह है, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। एलोरी का बताओ बच्ची, ये जो एक्सटर्नल वर्क होगा ये किसके अगेंस्ट होगा? ये जो एक्सटर्नल वर्क होगा, देखो जब हम कभी वर्क करते हैं किसी न किसी चीज के अगेंस्ट करते हैं, तो बताओ भाई कौन से टॉर्क? जो टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल। जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसकी वजह से उस पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क उसको ऐसे घुमा रहा है। टॉर्क रोटेशन, टॉर्क होता क्या है, बेसिकली जब कभी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है और इसकी वजह से रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो यहाँ टॉर्क रोटेट करा रहा है, बट हमको अपोजिट रोटेट कराना है, तो हम उसके लिए उसके अपोजिटली वर्क करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल कंडीशन में होता है, कोई बॉडी नीचे जा रही है, ग्रेविटी उसको ले जा रही है नीचे अपनी तरफ, बट अगर हमें ऊपर ले जाना है तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना होता है। यहां पर ये घुमा रहा है, हमको इसके अगेंस्ट वर्क करना है। तो जब हम यहां पे भी वर्क करते हैं, देखो बच्चे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम वर्क डन करते हैं तो उससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। ये फॉर्मूला हमारा होता है। बट खैर अभी तो हमें पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हमारा अभी एम क्या है इसमें, जो कि हम स्टडी करें, हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम ये है बच्चे, जो हमारा डेरिवेशन है और जो हमारा मेन एम है, जो हम करने वाले हैं बेसिकली इसमें, वो ये करने वाले हैं कि एक डाइपोल है, उसको हमें जो उस पर टॉर्क लग रहा है उसके अगेंस्ट घुमाना है। जैसे डाइपोल लग रहा है तो हमें आमतौर पे अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, बट हमें इसके अगेंस्ट रोटेट कराना है। मतलब किधर रोटेट कराना है? इधर ले जाना है। तो मान लो पहले θ1 एंगल है, हमको इसको इधर करके इसका एंगल चेंज करना है। θ1 से क्या एंगल करना है हमें? θ2 मान लो, θ2 एंगल करना है, θ1 टू θ2। अब हमें ये मालूम करना है कि इसको करने के लिए हमें कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ऐसे मतलब फील्ड जिस डायरेक्शन में घुमा रही है उसके अगेंस्ट हम ले जा रहे हैं, तो कितना हमें एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट है। समझे बच्चे? समझे या नहीं समझे? अभी हम आपको और भी बताएंगे बच्चे डिटेल में। अभी रुक जाओ, कई बच्चों के कई टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे तो लिख लेना बच्चे, सब डिस्कस करेंगे। और भी कुछ चीजें ऐसी बताएंगे जिसमें आपको काफी कुछ और जानने को मिलेगा इसमें। तो देखो बच्चों, वर्क डन की जब हम बात करते हैं तो हमें, जैसे ये जो डाइपोल है इस पर टॉर्क लग रहा है, कितना टॉर्क लग रहा है? कितना टॉर्क लग रहा है? PE sin थीटा, ये टॉर्क लग रहा है। तो ठीक हमको इतना ही या इससे थोड़ा सा ज्यादा अपोजिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्या क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? अपोजिंग टॉर्क। जैसे हम आमतौर पे आपको पहले ही बता रहे थे कि एक बॉडी है, उसका वेट mg है, उसको हमें उठाना है, ऊपर ले जाना है, तो हमें mg से थोड़ा सा माइन्यूटली ज्यादा, थोड़ा ज्यादा मतलब ये फिर mg के आसपास ही फोर्स देना पड़ता है उसको ऊपर ले जाने के लिए। और मैंने आपको ये भी बोला था कि थोड़ा सा ज्यादा चल जाए तो चल जाता है, थोड़ा सा मतलब यार इक्वली मान के चल लो आप लगभग। तो जितने टॉर्क से, कितने टॉर्क से घुमा रहा है उसको, ये PE sin थीटा से घुमा रहा है, हमको भी लगभग PE sin थीटा से थोड़ा माइन्यूट, मतलब ना के बराबर ज्यादा देना पड़ेगा उसको उल्टा रोटेट कराने के लिए। अब बट बात ये हुई बच्चों, जैसे वर्क डन की हम बात करते हैं तो वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है FS cos थीटा, या फिर अगर इंटीग्रेशन के वे में देखें तो F.S, या फिर जैसे FDS। अब ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कई बच्चों ने ढंग से पढ़ा नहीं होगा, ये वाला, ये तो फिर भी शायद पढ़ा होगा, बट मैं आपको बताता हूं बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम लोग 11th क्लास पढ़ते हैं तो वर्क डन में पढ़ते हैं FS cos थीटा या फिर F.S, बट जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में पढ़ते थे बच्चे, S डिस्प्लेसमेंट और थीटा एंगल होता है, तो
ये कब यूज होता है? जब कभी फोर्स वेरिएबल होता है, बताएंगे बच्चे वो भी क्या कंडीशन है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब कई बार बच्चों को ये नहीं पता चलता, भी हम आपको सब डिस्क्राइब करेंगे धीरे धीरे करके, क्या क्या कहानी है, कैसे है, क्यों है, ये फॉर्मूला कब लगाया था, आपको याद नहीं होगा, मुझे जितना मालूम है मैं सब बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कई बच्चे भूल जाते हैं इसमें क्या होता है। चलो थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूं क्योंकि आपको बेटर रहेगा यहाँ समझने में। ये फॉर्मूला कब लगता है? जैसे फोर्स की वैल्यू, एक ब्लॉक है उसमें बता दिया 10 न्यूटन का फोर्स है, 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है और कितना एंगल है, तो वैल्यूज दे दी, ये फॉर्मूला लग जाता है डायरेक्टली। समझ रहे हो बच्चों? बट अगर ये फॉर्मूला कब लगता है? अगर ऐसा दे दिया कि फोर्स है 2x² + 2 और बॉडी कहां से कहां तक जा रही है, x = 0 से x = 2 तक। अब इसमें क्या फर्क है? इसमें फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब किसी चीज के साथ डिपेंडेंट नहीं है। 10 है तो 10 ही है, हमेशा 10 है। बट यहां जो फोर्स की वैल्यू है वो बेसिकली क्या हो रही है? पोजीशन डिपेंडेंट है, चेंजिंग है। जब फोर्स की वैल्यू चेंजिंग होगी तो इसे वेरिएबल फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट वो होता है जो हमेशा सेम रहे, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। वेरिएबल वो चीज चेंज होती है जो किसी चीज पे डिपेंड करती हो, किसी फैक्टर पे डिपेंड करती हो। जैसे मान लो मेरे को अपनी बुक छपवानी है, तो मैंने बात की भैया मेरी किताब कितने की छपेगी पब्लिकेशन वालों से। उन्होंने कहा भैया ये बता आपको पेपर कैसा चाहिए, ये कैसा चाहिए, वो कैसा चाहिए। तो प्राइस वेरिएबल है क्योंकि इस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। कई कई चीजें कांस्टेंट है, भैया ये कितने का दिया, ये इतने का दिया, फिक्स्ड है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाता है, वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है हमको। और ये जब कोई चीज वेरिएबल होती है इंटीग्रेशन का सहारा क्यों लेना पड़ता है, तो मैथ्स में आप सर से सीखना कि वेरिएबल के केस में इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि 11th क्लास में स्टार्टिंग में काफी एक क्लास पूरी लग जाती है इसको समझाने में। देखो बच्चे, अब अगर हम इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करें तो हमें जो फील्ड इस पर टॉर्क लगा रही है P sin थीटा, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, जब वेरिएबल फोर्स होता है तो FDS होता है। बट यहां पर हम फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे, टॉर्क के अगेंस्ट कर रहे हैं। रोटेशन के अंदर ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है, रोटेशन के केस में फॉर्मूला यूज होता है टाउ डी थीटा। अब ये क्या है? देखो बच्चों, जब हम लोग रोटेशन मोशन पढ़ते थे, जो कि शायद आप में से ज्यादातर बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा ढंग से, तो हम बोलते थे जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स करता है वो काम रोटेशन मोशन में टॉर्क करता है। फोर्स बॉडी को चलाता है, टॉर्क बॉडी को घुमाता है। जब बॉडी सीधे चलती है तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, जब बॉडी घूमती है, रोटेट करती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो रोटेशन के केस में एक्चुअल में क्या होता है, FS cos थीटा या फिर FDS यूज नहीं होता है, उसमें टॉर्क वाला फॉर्मूला यूज होता है। रोटेशन के केस में ये वाला फॉर्मूला आता है। वर्क डन क्या होता है रोटेशन के केस में? या तो ये होता है, अगर कांस्टेंट टॉर्क हो तो क्या होगा, शायद ज्यादातर बच्चों को याद नहीं होगा, जितना मुझे पता है, टाउ डी थीटा ये फॉर्मूला होता है, जो कि आपको याद नहीं होगा ऑल दो, पर ठीक है, हमारा काम है बच्चों आगे करना। तो वर्क डन क्या है बच्चों? टॉर्क कितना लगाना पड़ रहा है हमें? P sin थीटा। अभी रुक जाओ बच्चे, पहले देख लो। P sin थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है? थीटा की हमें एंगल कहां से कहां तक लेना है? θ1 से लेके θ2 तक। तो P बाहर आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे। जब आपने शायद 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? बोलो बोलो भाई, कोई बच्चा बताएगा? माइनस कॉस थीटा। मैथ्स इधर देखो बच्चे, इधर ये बच्चे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा -PE cos θ2 - cos θ1। तो हमारे पास बच्चों ये फाइनली ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर जब हम लोग डाइपोल को यहां से यहां घुमाते हैं तो हम जो वर्क डन करते हैं होता है -PE cos θ2 - cos θ1, जिसमें θ2 जो है वो फाइनल एंगल है और θ1 इनिशियल एंगल है। अब हम इस पे आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, तो क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। क्वेश्चन नोट डाउन करो, आपको करना है, बात नहीं करोगे बच्चे कोई भी आप, ठीक है? इधर देखो, एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है 10
कूलम मीटर, ज़्यादा हो जाएगा ये, 10 किलोमीटर नहीं लेते, 10 इंटू 10 की पावर -2 कूलम मीटर। अच्छा ये बताओ बच्चे, चलो जैसे इस बच्चे ने बोला सेंटीमीटर लग रहा है, मैं ये पूछता हूँ, आप बताओ बच्चे, सेंटीमीटर और कूलम मीटर लिखते हैं कैसे फर्क आएगा? जिस रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ, जिससे पूछा जाए वही बताएगा क्या फर्क आएगा। कैसे फर्क, कैसे पहचानो कि सेंटीमीटर है या कूलम मीटर है? कूलम का जो सी होता है वो कैपिटल होता है और सेंटीमीटर में दोनों स्मॉल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10। बच्चे रुक जाओ, रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ, कितना समझाएं? ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइपोल है, 10 इंटू 10 की पावर -2 कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। हमको 30 डिग्री से 60 डिग्री पे रोटेट कराना है। फाइंड वर्क डन। ठीक है बच्चे, जल्दी से करो बच्चे। हेलो, देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर्मूला लगा देंगे, वर्क डन माइनस पी की वैल्यू है, ये कितना है 10 कॉस 60 माइनस कॉस 30। क्या होता है बच्चे बताओ? कॉस 30 ये क्या होता है? √3/2 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? सर ये आप लोग कराते बड़े आसान से रखते हैं, पेपर में कुछ होता नहीं। ये तो देखो अच्छे ये आ जाएगा बच्चा हमारे पास आंसर।